मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप। उससे पहले हमने पढ़ा था ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार, नगरीय अधिवासियों के प्रकार। आज अपन पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। यानी कि उससे पहले आप किसके बारे में पढ़ चुके हैं? ग्रामीण अधिवास के प्रकार। विद्यार्थियों, तो प्रकार के अंतर्गत आपने 4 प्रकार पढ़े थे और वो आवासों के बीच की दूरी पर आधारित थे। अब बात करते हैं प्रतिरूप, पैटर्न, यानी कि आकृति के आधार पर। ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि ग्रामीण अधिवास के प्रकार होते हैं तो अधिवासियों के बीच की दूरी कितनी होती है, दूरी के आधार पर आपने पढ़ा था सघन बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, मिश्रित बस्ती और पल्ली। यहां पर बात करते हैं ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप, यानी आकृति कैसी है, आकृति के बारे में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आ सकता है ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप से क्या तात्पर्य है। तो आपको विद्यार्थियों लिखना है अधिवासियों के बसाव की आकृति, अधिवासियों के बसाव की आकृति के आधार पर किया गया विभाजन ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। अधिवासियों के बचाव की आकृति के आधार पर किया गया विभाजन क्या कहलाता है विद्यार्थियों? ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप। ध्यान दें विद्यार्थियों, अधिवासियों के बचाव की आकृति के आधार पर किया गया विभाजन ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। अब आकृति किसके ऊपर निर्भर है? आकृति अधिवासियों की आकृति के आधार पर किया गया विभाजन। अब आकृति किसके ऊपर आधारित होगी? प्राकृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ऐतिहासिक कारण, इन पर आधारित होती है। आकृति किस पर आधारित होती है? अपन कह सकते हैं प्राकृतिक कारण। पहले समझ लेते हैं प्राकृतिक कारक, धार्मिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक आदि। इन कारकों पर निर्धारित होती है। जैसे प्राकृतिक कारक की बात करें, प्राकृतिक कारण जैसे जल, झील, इस प्रकार के। बात करें धार्मिक केंद्र तो मंदिर, मस्जिद। सांस्कृतिक कारण जैसे सांस्कृतिक के अंदर आप समझ सकते हैं कोई दर्शनीय स्थल आदि। ऐतिहासिक कारण जैसे किला, महल, इस प्रकार के। तो बात ये तो समझाने की बात है विद्यार्थियों। क्वेश्चन आ सकता है
ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप क्या है? तो अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किया गया विभाजन ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। समझ में आ गया विद्यार्थियों? अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किया गया विभाजन ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। यह आकृति किसके ऊपर निर्भर करती है? प्राकृतिक दशाओं पर, धार्मिक कारकों पर, सांस्कृतिक कारकों पर, ऐतिहासिक कारकों पर आदि। जैसे झील, जलाशय, किला, मंदिर, महल, मस्जिद, दर्शनीय स्थल, उसके आधार पर यह निर्माण होता है। सड़क मार्ग के किनारे, इस प्रकार से। अब अपन पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के प्रकार। प्रतिरूप के प्रकार किसके प्रकार? प्रतिरूप के प्रकार। नोटेट कर लें विद्यार्थियों, लिख लें आप, ध्यान दें। मिटा दूं? विद्यार्थियों अब बात करते हैं अपन रे की प्रतिरूप, लीनियर पैटर्न। रेखीय प्रतिरूप। लीनियर पैटर्न कह सकते हैं। रेखीय प्रतिरूप मतलब अधिवास किस प्रकार से निर्माण होते विद्यार्थियों? एक रेखा के रूप में, ये एक संद्राकार और ऐसे प्रतिरूप कहां विकसित होते हैं? मान लीजिए जैसे कोई सड़क निकल रही है तो उसके किनारे किनारे अधिवासों का विकास हो गया है। इस प्रकार से रेखीय अधिवास या पंक्ति नुमा अधिवास भी कहते हैं, संद्राकार अधिवास भी कहते हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी की पटरियां हैं ऐसे, तो उसके किनारे किनारे यदि कोई अधिवासों का विकास हो गया है तो अर्ध संद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं इनको, रेखीय प्रतिरूप भी बोलते हैं इनको। मान लीजिए नहर या सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, या कोई तट है, समुद्र तट का किनारे पर, तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप होते हैं वो रेखीय प्रतिरूप होते हैं। अधिवासों को सड़कों के किनारे या फिर रेल मार्ग के किनारे या नहर के किनारे तट पर स्थित होते हैं, तटीय रेखा पर समुद्री, तो ऐसे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप। तो बात करते हैं जब मकान या आवास, जब मकान या आवास सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर तथा समुद्री तट के किनारे विकसित होते हैं तो रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप अधिवास कहलाते हैं। अधिवास कहलाते हैं। जब मकान या आवास सड़क के किनारे, रेल मार्ग या नहर या समुद्री तट के किनारे विकसित होते हैं तो रेखीय प्रतिरूप अधिवास कहलाते हैं। इस प्रकार हम बात करते हैं जब मकान या आवास सड़क मार्ग, रेल मार्ग या नहर या समुद्री तट के किनारे विकसित होते हैं तो ऐसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप।
और ये पंक्तिनुमा होता है, पंक्तिबंद हो जाते हैं, इसको पंक्तिबंद मार्गो अनुमुख अर्धसंद्राकार प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। मार्ग अनुमुख, मार्ग के सारे, पंक्तिबंद, अर्धसंद्राकार, जैसे कोई रेल या समुद्र का कोई तट है, प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ऐसे कहां विकसित होते हैं विद्यार्थियों? बात करें रेखीय प्रतिरूप की, तो ये गंगा यमुना के मैदान के क्षेत्रों में, मध्य हिमालय क्षेत्रों में, गंगा यमुना के मैदानी भागों में हिमालय क्षेत्रों में। और बात करें विद्यार्थियों राजस्थान की जयपुर के बरवाड़ा गांव, जो इसका अच्छा उदाहरण है, जयपुर जिले के बरवाड़ा गांव, जयपुर जिले के बरवाड़ा गांव, जहां पर किस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं? रेखीय। पूछा जा सकता है रेखीय प्रतिरूप कहां मिलता है? जयपुर जिले के बरवाड़ा गांव में, राजस्थान का उदाहरण है। हिमालय क्षेत्रों में गंगा यमुना क्षेत्र के मैदान में लिनियर पैटर्न के आधार पर। इस प्रकार हमने रेखीय प्रतिरूप की बात की। आगे अपन बात करते हैं, जो प्रतिरूप रहेगा हमारा तीर प्रतिरूप, एरो पैटर्न, तीर प्रतिरूप। कुछ विद्यार्थी शानदार एरो बनाते हैं। इस प्रकार से तीर पर एरो पैटर्न के आधार पर। तो बात करते हैं कि तीर प्रतिरूप होते हैं विद्यार्थियों, ये किसी अंतरीप के शीर्ष पर या नदी की विसर्प के सहारे या दो आप के बीच विकसित अधिवास तीर प्रतिरूप कहते हैं। तो इसकी बात करें तो ये कहां विकसित होते हैं विद्यार्थियों? किसी अंतरीप के शीर्ष पर, किसी अंतरीप के शीर्ष पर। अंतरीप का मतलब क्या विद्यार्थियों? ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से पानी से गिरा हुआ जल, और ये स्थल मंडल हो। इस साइड में क्या है विद्यार्थियों? पानी। जैसे कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, जहां पर आगे अधिवास निर्माण करने में बाधा आती है। ये तट है, घर पास पास में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रित अधिवास, सघन अधिवास, और दूर दूर हो जाएंगे तो एकांकी अधिवास। ये इस प्रकार के यदि अधिवास विकसित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंतरीप। अंतरीप का मतलब है तीनों ओर से पानी से गिरा हुआ हो, नदी की विसर्प, नदी के विसर्प का मतलब है विद्यार्थियों, जैसे नदी पानी इस प्रकार से बहता है, फिर यूं टर्न लगा लेता है पानी, फिर आगे जाकर के इस प्रकार से मोड़ लगा लेती है नदी, फिर ये नदी इस प्रकार से आगे से ऐसे आ जाती है, तो ये नदी मार्ग है, नदी मार्ग। तो यहां जो विकसित हो जाते हैं घर, जो भी एक एरो प्रकार के घर होते हैं विद्यार्थी।
अधिवास विकसित हो जाता है इस प्रकार से। अधिवास नदी विसर्प यानी कि मोड़ पर, तो अपन बात कर सकते हैं किसी अंतरीप के शीर्ष पर, नदी के विसर्प पर, और फिर बात करें विसर्प के सहारे या विसर्प के सहारे या दो आब का मतलब क्या है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो आब के बीच अधिवास, तीर अधिवास, तीर प्रतिरूप अधिवास कहलाते हैं। किसी अंतरीप के शीर्ष पर, नदी के विसर्प के सहारे या दो आब के बीच अधिवास तीर प्रतिरूप अधिवास कहलाते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों ये डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रतिरूप बनाना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, और ऐसे अधिवास आगे बनाने में क्या होता है? बाधा आ जाती है। तो किसी अंतरीप के शीर्ष पर या नदी के विसर्प के सहारे इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जो अग्रभाग में क्या होता है? अग्रभाग अधिवासों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है। अग्रभाग में क्या होती है? अग्रभाग में भूमि उपलब्ध नहीं होती है। अग्रभाग मतलब आगे, इसलिए पृष्ठभाग में अधिवासों का निर्माण होता है। पृष्ठभाग मतलब ये पीछे, अग्रभाग में तो क्या है? आगे नदी आ गई, बाधा आ गई, तो पीछे पृष्ठभाग में निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरूप बनता है वो कैसा है? तीर प्रतिरूप शेप होता है इसका। इस प्रकार हमने तीर प्रतिरूप और रेखीय प्रतिरूप की बात की है। आगे अपन बात करते हैं और ऐसे प्रतिरूप कहां मिलते हैं विद्यार्थियों? तो कन्याकुमारी किस राज्य में विद्यार्थियों? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी इस प्रकार के प्रतिरूप कहां मिलेंगे? दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी। और दूसरी बात करें, दूसरा उदाहरण उड़ीसा के सिल्का झील, और गांव की बात करें सिल्का झील के पास में गांव है नैनी मोसो। गांव का बात करें तो सानोनेसी गांव, साना नेसी गांव में, सानानेसी गांव में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। किस प्रकार के विद्यार्थियों? तीर प्रतिरूप के। सानानेसी गांव सिल्का झील है, वहां पर भी ऐसा ही उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने बात की किसी अंतर्द्वीप के शीर्ष या नदी के विसर्प के सहारे दो आब के बीच। दो आब का मतलब है जैसे इस साइड से भी कोई नदी आ रही है और इस साइड से भी कोई नदी आ रही है, और इसके बीच में यदि कोई विकसित हो जाते हैं तीर प्रतिरूप से अधिवास, तो तीर प्रतिरूप अधिवास कहलाते हैं। दो आब के बीच, दो आब का मतलब दो नदियों के बीच, इस प्रकार से, यानी कि यह कैसा है? यह एरिया त्रिभुज जैसा, ये सॉरी तीर जैसा, इसमें ये एरिया। तो इसकी बात करें तो ये त्रिभुज एरो बन गया। तो इस प्रकार के अधिवास कहां मिलते हैं? दक्षिणी भारत के तमिल राज्य के कन्याकुमारी में और उड़ीसा के सिल्का झील के बाद सानानेसी गांव में। इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करते हैं अगले बिंदु की,
तो वो हमारा प्रतिरूप रहेगा विद्यार्थियों। दो प्रतिरूपों के बारे में पढ़ लिया है, रेखी प्रतिरूप और तीर प्रतिरूप के बारे में। अब बात करते हैं त्रिभुज प्रतिरूप। त्रिभुज प्रतिरूप में थोड़ा सा अंतर है विद्यार्थियों, उसके बीच का भूभाग मान लीजिए ये हटा दिया जाए तो ये एक त्रिभुज बन गई, मान लीजिए ये हटा दिया जाए तो भी त्रिभुज बन गई, मान लीजिए ये भी हटा दिया जाए, इस प्रकार से जो अधिवास हो जाता है तो त्रिभुज प्रतिरूप होता है। चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज प्रतिरूप त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब दो नहर या दो सड़कें या दो नदियां एक दूसरे को काटे बिना मिलती है, उनके बीच जो स्थल संयोग का जो स्थल होता है उस स्थल को क्या कहते हैं? जो स्थल होता है उस स्थल के अंदर जो अधिवास विकसित हो जाते हैं उसे त्रिभुजाकार अधिवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये नहर आई, कोई इधर से नहर आ गई, ये दोनों आपस में क्या हो गई? मिल गई, लेकिन इसको बिना काटे, काटने का मतलब इस आगे इस प्रकार से, ये नहीं काटे बिना इनके बीच में जो अधिवास विकसित हो जाते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। इस प्रकार के अधिवास को विद्यार्थी क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ये क्या हो सकती है? सड़क हो सकती है, नहर हो सकती है, ऐसे स्थान जो आपस में नहर या सड़क दोनों बिना काटे एक दूसरे से मिल जाती है, तो उनके बीच में जो भूभाग होता है उन पर जो अधिवास विकसित होता है उसे त्रिभुजाकार अधिवास कहलाता है। जब दो नदियों, नहरों या सड़कों के मिलने पर, जब दो नदियों सड़कों या नहरों के मिलने पर बिना काटे संयोग भूमि पर अधिवास का निर्माण हो जाता है, ऐसे अधिवासों को त्रिभुजाकार अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। जब दो नदियां, सड़कें या नहरें मिलने पर बिना काटे संयोग भूमि पर अधिवास का निर्माण हो जाता है, ऐसे अधिवासों को क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। ऐसा कहां मिलेंगे विद्यार्थियों? भारत में उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो उदाहरण किसका देखा जा सकता है? भारत में पंजाब व हरियाणा में
जहां इस प्रकार के आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई त्रिभुजाकार प्रतिरूप की। अब विद्यार्थियों बात करते हैं, यानी कि ये दो नदियां मिलती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है, काटे बिना निकल जाती है। और बीच में जो स्थल है, ये स्थल, यहां आदिवासियों का क्या हो जाता है, निर्माण, यानी कि ये क्या बन गया, एक त्रिभुज। तो इस त्रिभुज अधिवास को क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार प्रतिरूप अधिवास। जब दो नदियों या दो सड़कों या दो नहरों, ये नदी भी हो सकती है विद्यार्थियों, ठीक है ना, शाबाश। अगले बात करें अपन प्रतिरूप के बारे में, तो हमने तीन तो पढ़ लिए हैं, रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अब बात करें आयताकार या शौकपट्टी त्रिभुज। आयताकार प्रतिरूप या पट्टी प्रतिरूप, शौकपट्टी प्रतिरूप, यानी कि अपन बात कर सकते हैं ऐसा प्रतिरूप जो आयताकार हो या दो सड़कें एक दूसरे को, अपन इसकी परिभाषा में पहले समझ लेते हैं, फिर डायग्राम के साथ समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे। यानी कि जब दो सड़कें जब एक दूसरे को समकोण पर काटती है और इन दोनों सड़कों के किनारे अधिवास विकसित हो जाते हैं। ऐसे अधिवास आयताकार अधिवास प्रतिरूप कहलाते हैं। देखिए विद्यार्थी डायग्राम की तरह, यानी कि इधर से कोई सड़क आई है और दूसरी सड़क इस साइड से आई है। दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और इन दो सड़कों के किनारे अधिवास विकसित हो जाते हैं। यानी कि अधिवास विकसित हो जाते हैं, यदि घर पास पास में तो सघन अधिवास, दूर दूर है तो एकांकी अधिवास भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अधिवास विकसित होते हैं उन अधिवासों को आयताकार या शौकपट्टी अधिवास कहते हैं। इस प्रकार से जो अधिवास विकसित होंगे शौकपट्टी अधिवास या आयताकार अधिवास कहेंगे। इस साइड में भी जो अधिवास विकसित हो जाते हैं इस प्रकार के जो अधिवास विकसित हो जाते हैं उसे आयताकार प्रतिरूप या शौकपट्टी प्रतिरूप कहते हैं। जो जब दो सड़कें एक दूसरे को मिलने स्थान पर लंबवत गलियों के सारे जो बन जाते हैं। विश्व में समतल भूमि उपजाऊ मैदान इस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। विश्व में समतल भूमि उपजाऊ मैदानों में
इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, इन दो सड़कों के किनारे या गलियों में विकसित अधिवास होते हैं, वो आयताकार अधिवास कहलाते हैं। ये आप विद्यार्थियों आगे अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कुछ और प्रतिरूपों के बारे में। जो 4 प्रतिरूपों के बारे में पढ़ लिया है, आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। प्रतिरूप और भी रहे हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू विद्यार्थियों।